सी, हम वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, एम आई राइट? अच्छा, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, एम आई राइट? सपोज मेरे पास एक पार्ट, ये कौन सा होगा? ये जो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इट इज ट्रांसलेशनल मोशन, एम आई राइट? मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं, मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, एम आई राइट? अब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी इज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, एम आई राइट? देन ये हो जाएगा के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, ये कंपोनेंट नहीं है, बट मैं ये कहूंगा दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज kinetic energy due to translational motion along and it is along z axis, am I right? समझ में आया? क्या एक पार्टिकल सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है? नो, ये रोटेशनल भी कर सकता है, वाइब्रेशनल कर सकता है, तो एनर्जी हर मोशन में एसोसिएट होगा। अभी तक हमने ट्रांसलेशनल मोशन ही देखा, रोटेशनल मोशन में हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हम डिस्कस किए थे, समझ में आ रहा है? तो उसमें भी एनर्जी एसोसिएट होगा। सो हम जो टर्म ले रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कल डिस्कस कर रहे थे ना लास्ट क्लास। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स number of ways the energy, kinetic energy can be expressed, that is called degree of freedom. Number of ways, numbers of ways along which the kinetic energy of a particle can be expressed, that is called degree of freedom. Means the particle, it is the number of ways the motion can be identified or expressed, समझ में आ गया? That is called degree of freedom. जैसे कल मैं बताया था, एक लाइन में बॉडी सपोज मूव कर रहा है, कल दिखाया था ना, दो पेन लेके एक लाइन में मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस मान लो, उसमें सिर्फ ये वाला काइनेटिक एनर्जी है, ये नहीं, ये नहीं, रेस्ट्रिक्टेड अलोंग वन डायमेंशन। इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए प्लेन, इट्स वेलोसिटी ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। सो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, सपोज स्पेस में जा रहा है तो 3 हो गया, है ना? सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज। सो रोटेशनल मोशन को देखो, मान लो ये मेरा एक बॉडी है, अब देख रहे हो ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये बॉडी ऐसे रोटेट करे, देन रोटेशनल मोशन ड्यू टू रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, रोटेशनल मोशन ये वाई एक्सिस हो जाए, ये जेड एक्सिस हो जाए, रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ रोटेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो रोटेशनल मोशन में हो गया, ओके। और जब वाइब्रेट करेगा काइनेटिक एनर्जी, एक बार पोटेंशियल, एक बार काइनेटिक, एक बार पोटेंशियल, एक बार काइनेटिक, ऐसे चलता रहेगा, उसमें भी 2 आ गया, एम आई राइट? तो बेसिकली वाइब्रेशनल मोशन प्रोमिनेंट होगा जब टेम्परेचर वेरी हाई हो, तो कई बार वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को
हम नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना बड़ी क्रिटिकल चीज है, ठीक है। हमारे लेवल पे हम कुछ मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल का लेंगे। हर मॉलिक्यूल, इफ आई एम कंसिडरिंग एन गैस, आइडियल गैस, दे आर फ्री टू मूव, so they are free to move, they don't have interaction along each other because the distance between the molecules is very large. Distance between the molecules is very large. So calculation of degree of freedom, calculation of या finding degree of freedom, calculation तो नहीं कहेंगे, finding degree of freedom of gas molecules. ओके, पहले मैं ले लेता हूं मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीजन कैसे मोनोएटॉमिक हो गया? नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस, समझ में आ गया, वो मोनोएटॉमिक होता है। मोनोएटॉमिक मींस इट इज ए सिंगल एटम, एम आई राइट? अब सिंगल एटम का एटम मींस द साइज इज ऑलमोस्ट जीरो, बहुत ही छोटा होता है, साइज ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जीरो। तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही खत्म हो गई। और ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, एम आई राइट? भाई एक्स एक्सिस में जाए, वाई एक्सिस में जाए, जेड एक्सिस में जाए, या वेलोसिटी कोई भी डायरेक्शन में हो, उसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं है। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया मोनोएटॉमिक गैस में? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एफ मान लेता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ मान लिया, देन एफ इज इक्वल टू 3, ओनली ट्रांसलेशनल, एम आई राइट? अब डाइएटॉमिक ले लो, डाइएटॉमिक समझ रहे हो ना? दो एटम मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना, नाइट्रोजन, ये सारे हमारा कौन सा हो गया? डाइएटॉमिक। मतलब दो एटम्स होंगे, ये एक एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज, ये एक एटम, दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर टू फॉर्म ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के बीच में ये कुछ ना कुछ सेपरेशन अपना आप मेंटेन होता है। इसकी ओरिएंटेशन ये मान लिया, मैं ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लेता हूं वाई एक्सिस, ये ले लेता हूं जेड एक्सिस। ये पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में रखा उसी डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मान लिया। ये पार्टिकल ऐसे हो गया, देखो एक बार देखो, ये पार्टिकल ऐसे हो गया, इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, एम आई राइट? इसके सेंटर ऑफ मास मान लो इधर है, राइट? इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग वाई एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग जेड एक्सिस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा कितना हो गया? पहले तो 3 तो हो गया। क्या ये रोटेशन कर सकता है? यस। अच्छा, ये देख रहे हो ना बच्चे, ये हमारा पार्टिकल हो गया, ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, ये ऐसे रखा हुआ है। एक्स एक्सिस में जाए काइनेटिक एनर्जी जो होगा के एक्स, वाई एक्सिस में जाए काइनेटिक एनर्जी जो होगा के वाई, जेड एक्सिस में जाए जो काइनेटिक एनर्जी होगा के जेड। तो 3 तो हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या है? कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसकी रेडियस तो 0 है। तो आई एक्स आपका 0 हो गया। तो एक्स एक्सिस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है? आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद आ रहा है? हाफ एम बी स्क्वायर के जाके में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जब 0 हो गया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट एक्स एक्सिस 0 हो गया,
क्या ये वाई एक्सिस से अबाउट रोटेट कर सकता है? ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो है नहीं, देन आई वाई प्रेजेंट है, जेड एक्सिस तुम देख रहे हो ना, आई जेड ये ऐसे ही था, ये ऐसे हो गया, एम आई राइट? वाई एक्सिस तो इसमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं, बट अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो। देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 2, 10 प्लस 2, then its kinetic energy can expressed in 5 ways, ठीक? then total degree of freedom इसकी 5, समझ में आया? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट? नहीं कर पाएंगे, हमारा अभी इस लेवल पे ये नहीं करेंगे। आया समझ में? बट मैं आपको एक दे रहा हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे को बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिस्ट्री में बहुत करते हो। नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मींस ये ऐसे फॉर्मूला है जैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो एक एग्जैक्ट नहीं है, हाँ मान लेते हैं इस टाइप का, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके सेट कर लिए ऐसे ही होगा, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसकी कोई ना प्रूफ है ना 100% ट्रू भी है, समझ में आ गया? बट हाँ कई हद तक ये वर्क करता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला F इज इक्वल टू 3a माइनस R, ठीक? ये 3a माइनस R, R इज रिलेशन, R इज रिलेशन, A इज एटोमिसिटी, क्या? एटोमिसिटी। ये यूज करके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे, ठीक है? बट हमारा जो लेवल है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 to 6 तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो फिर भी हम देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करके कैसे कैलकुलेट करते हैं। मे बी इट मे बी रॉन्ग इन सम केसेस, ओके? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका यूज करेंगे, एक बार इसका क्लिप ले लो फिर मैं बताता हूं कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे। ले प्रिंस कहां गया? कल आया था ना, है? ये ठंड के चक्कर में ना बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, बट आज तो कल से कम है ना, कल से कम है आज, कल धूल भी कम है आज। इस तरफ को चलो ले ले, ये भी बंद कर देते हैं, ये क्यों जल रहा है? ले ले, आया साफ सुथरा। हाउ टू यूज एम्पिरिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या करो, ये बेसमेंट है, बेसमेंट के ये एडवांटेज है, एक तो सर्दी के टाइम में गर्म रहेगा, गर्मी के टाइम में ठंडा रहेगा। कैन यू बिलीव, गर्मी, इतनी गर्मी में एक एसी चल जाती है, ऊपर जाओ तो 2 एसी भी काम नहीं देगा, इतना होता है। इसमें कभी कंप्लेन आई नहीं। इस क्लास में 50-50, 60-60 बच्चे बैठे हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं है। सी डिग्री ऑफ फ्रीडम का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया? F इज इक्वल टू 3a माइनस R। अब R इज रिलेशन, इसको देखेंगे कैसा यूज करते हैं, बट एग्जैक्टली रिजल्ट एग्जैक्टली फिट नहीं है हर जगह में, बट कुछ हद तक सही है। हम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 से 6 तक लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। फिर भी जो भी आएगा देखते हैं क्या आता है किसके लिए। R इज रिलेशन, रिलेशन हम किसको मानते हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लाइंस, ये रिलेशन है ना, नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट
independent lines can be joined between the atoms. Independent and non-repeating. Non-repeating. राइट. ए आपको पता है एटॉमिसिटी. अब देखो मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक में हमारा सिंगल एटम हो गया. एटॉमिसिटी कितना हो गया? 3. आर कितना है? इसके साथ और कोई एटम है नहीं है. ओहो सॉरी. एटॉमिसिटी हमारा कितना है? 1. एटॉमिसिटी 1. रिलेशन कितना है? और कोई एटम नहीं है तो रिलेशन 0. भाई किसी कोई होगा तो रिलेशन बनेगा ना. देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? F is equal to 3a minus r. That is 3 into 1 minus 0. That is equal to 3. कितना आया था हमारा? 3 आया था ऑलरेडी. डाइएटॉमिक ले लो. डाइएटॉमिक में 2 एटम हो गए. एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया. तो एटॉमिसिटी कितना है इसमें? 2. अब रिलेशन कितना होगा? इन दोनों के बीच में कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं? एक. डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो 3a माइनस आर. 3 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया? इससे पहले कितना आया था? समझ में आया? अब ट्राइएटॉमिक लेते हैं. ट्राइएटॉमिक सबको एक्चुअली ऐसे विजुअलाइज करना बड़ा टफ है. ट्राइएटॉमिक देखो. ट्राइएटॉमिक में मान लो ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया. ट्राइएटॉमिक इसका बताओ क्या एग्जांपल है? ओजोन. कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, ये नॉन लीनियर है. मैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो. मान लो कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, यही है ना. ये कैसे होता है? लीनियर होता है. तो लीनियर हो गया तो क्या होगा? 1 2 3 हो गया, है ना. तो एटॉमिसिटी कितना है? 3. एटॉमिसिटी कितना है? 3. रिलेशन कितना है? एक ही ये रिलेशन, एक ही ये रिलेशन. रिलेशन इज 2. राइट. रिलेशन इज 2. इन दोनों के बीच में सपोज रिलेशन बनाऊं तो ये रिपीट कर जाएगा लाइन, तो इसलिए नॉन रिपीटिंग लेना है. समझ में आया? समझ में आया? इस भाई रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में तो हो सकता है. रिलेशन मीन्स बाउंड नहीं है, इंडिपेंडेंट लाइन. तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, इस लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो ये रिपीटिंग हो जाएगा. देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3a माइनस आर. 3 इंटू 3 माइनस 2 इट इज 7. ओके. ये एम्पिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से, बट ये करेक्ट नहीं है. ओके. अच्छा, अब ट्राइएटॉमिक में आप देखो 5th अगेन ट्राइएटॉमिक. ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर. ओके. नॉन लीनियर जैसे ओजोन हो गया. ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा है क्या? ट्रायंगुलर शेप. एटॉमिसिटी इज 3. रिलेशन 1 2 3. देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3a माइनस आर. 3 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 6. एम आई राइट? इसी फॉर्मेट में हम कैलकुलेट करेंगे. आप एक काम करो, एमोनिया का निकालो बेटे. NH3 का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो.
अब तू आगे देख, उसको देख के कर लेना। लेट मना क्या वो आओ टाइम पे। नाइन। कोई बात नहीं, तू निकाल, तू निकाल, तू निकाल, मत दिखा। हाँ, तो तू क्यों देख रहा है? उसका क्यों देख रहा है? उसका ठीक है, तेरा कितना आया? डिग्री फ्रीडम 3। रोटेशन तो हो ही नहीं सकता 3 आए, सिर्फ 3 मोनोएटॉमिक में आएगा। कैसे? 2 कैसे आ गया? एटोमिसिटी 2 थोड़ी ना है, हैं? हैं? हाँ हाँ ठीक, 4। देखो एमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है माता जी? पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिड। एमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे है? ट्रायंगुलर, यही है ना? याद आ रहा है? सो स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NH3 का आपका स्ट्रक्चर ये हो गया N, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ऐसा ना? ये 3 तो ऑलरेडी है ही, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। आर दे नॉन रिपीटिंग? Independent line, not bond. Number of independent lines that can be drawn between 2 atoms. Non-repeating. समझ में आया? देन इसमें एटोमिसिटी कितना है? 4। रिलेशन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। रिलेशन इज 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 6। आया है? मीथेन का करो। मीथेन का करो। NH3 कौन सा हाइब्रिडेशन है बीसी? sp3 हाइब्रिडेशन। 7। हम्म, 5। गुड, 5 देखना है। ये sp3 हाइब्रिडेशन देखो, इसकी और इसकी एग्जैक्टली सेम है, बट इसमें लोन पेयर होता है, इसमें नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है ना? है? समझ में आया? देन इसमें बस वही नहीं है। इसके स्ट्रक्चर कैसा है? पता है कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे निकला था? मेरे को नाम ध्यान नहीं है। जिसने कार्बन का स्ट्रक्चर निकाला था वो सपने में निकाला था, सो गया था, सपना आया। एक पता नहीं एक आदमी का 4 माथा है, एक मतलब डेमन है which is having 4 heads। इसलिए इसीलिए इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा मीन्स 4, हेड्रल मीन्स हेड। समझ में आ गया? उसी ने दिया था इसका नाम। ठीक है,
कई बार ऑब्सेस हो जाता है ना माइंड, माइंड सोने के बाद भी काम करता है, ऑब्सेस्ड होने के बाद भी वो सो के मतलब देख रहा था, लॉजिक उसकी चल रही थी। ऐसा होता नहीं है। मैं जब पहले पहले आया हिसार और पढ़ाया, तुम बिलीव नहीं करोगे, फिजिक्स पढ़ाया तो मैं अपने आप क्वेश्चन बनाने का तो मेरा हैबिट है ही। मैं रात को सो के कहीं पत्थर लटका रहा हूँ, है कहीं कुछ कर रहा हूँ, किसी को धक्का दे रहा हूँ, ऐसा ही सपना देखता रहा। अब ये आजकल नहीं है, आजकल तो नेचुरल हो गया। शुरुआत में आके मैं क्लास में खड़े खड़े बच्चों को क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया, दूसरे क्वेश्चन मेरे माइंड में फ्रेम होता रहता है, इस लॉजिक पे कैसे मैं टिल्ट करूं, क्वेश्चन दूं। तो ये होता है। तो इसके क्या है, एक तो 4 रिलेशंस तो हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितना हो गया देखो, 10। 4 3 7 3 10, ऑलरेडी 4 पड़े हैं, ये 3 है, 4 3 7, ये 3 है, 10। रिलेशन इज कितना, 10। और एटॉमिसिटी कितना है, 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए, 3a माइनस r, 3 इंटू 5 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, इसे ऐसे ही हम ये एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करेंगे। ओके, टेक द क्लिप। खड़े हो जा, सो गई थी, सो गई थी, सच बता। ठीक है, मिटाऊं, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो बच्चे, गैस मॉलिक्यूल्स अपना रेंडमली मूव कर रहे हैं, है ना, ये है, मैं भूल गया, खुल गया कैसे, खुलना, मैं भूल गया ऐसे। हाँ, ऐसे क्लॉकवाइज है, टाइट कर दिया ना, दूसरा साफ नहीं हो रहा ना, अ, अ, उल्टा करना पड़ेगा, यूं क्लॉकवाइज देनी पड़ेगी। क्या यार, तू एक काम कर, है, चूहे को पकड़, चूहे को तलो अच्छी तरह, ठीक, बेसन वेसन वेसन मैदा वैदा लगा के तलो, और कॉकरोच पकड़, कॉकरोच की चटनी बना, ठीक है, फिर चूहे के पकोड़े, कॉकरोच की चटनी, नींबू निचोड़ के, नींबू निचोड़ के खाओ, ताकत आएगा, ताकत भी आएगा। नीट में 720 कैसे हुआ ना, चूहे के पकोड़े, कॉकरोच चटनी।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, मैंने क्या कहा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। कौन सा पार्टिकल कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है वो तो फिक्स नहीं है, बट इन एन एवरेज सपोज मैं डिसाइड करूंगा सबकी वी एक्स ले लें, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज कर दें, वी वाई का स्क्वायर का एवरेज कर दें, वी जेड स्क्वायर का एवरेज कर दें, लगभग बराबर होना चाहिए, क्योंकि हर फेस में प्रेशर सेम है, मोमेंटम सेम होना चाहिए। भाई इंपल्स जो हो रहा है वो मोमेंटम की चेंज की वजह से हो रहा है। जब प्रेशर सेम हो रहा है तो इन एन एवरेज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज सेम, impulse on the wall same, momentum on the wall is same, am I right? So that's why kinetic energy along x-axis, kinetic energy along y-axis and kinetic energy along z-axis should be same for all the particles. Why translational? Similarly it should be along rotational also, vibrational also. समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? Law of equipartition of energy tells that, समझ में आ गया? मतलब के एक्स के वाई के जेड गैस मॉलिक्यूल्स के लिए सेम होना चाहिए। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाता है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, और कोई भी मोशन है या डिग्री ऑफ फ्रीडम है इक्वली डिवाइड होना चाहिए। सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ ए गैस पार्टिकल या गैस मॉलिक्यूल, एनर्जी of a gas molecule is equally divided along each degree of freedom, along each degree of freedom। अब मेरे को बताओ एक चीज देखो, यहां पे सरल से देखो, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना था, पर मॉलिक्यूल स्मॉल एम लिया, बताओ, देखा नहीं तुम लोगों ने, क्यों बीसी देख के क्यों नहीं आया? 3/2 स्मॉल के इंटू टी, इट इज व्हाट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये कौन सा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? हमने ट्रांसलेशनल मोशन अब तक डिस्कस किए हैं और सारे तो डिस्कस किए नहीं। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता है के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, एम आई राइट? बट ये भी हमने डिस्कस कर लिए, के एक्स इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू के जेड, ये भी डिस्कस कर लिए। Then can I write kinetic energy per molecule is equal to 3kx? Then ये 3/2 k into t is equal to 3kx, 3 कट गया, then kx कितना है, half kt, that is also ky is equal to kz। समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब क्या है? ये तो ट्रांसलेशनल मोशन के डिस्कस किया मैंने। जब energy of a gas molecule is equally distributed, equally divided along each degree of freedom, and energy, kinetic energy per molecule per degree of freedom, per degree of freedom, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को बच्चा ऐसे ले लूं, DOF है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 स्मॉल k इंटू t। एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kt। समझ में आया? देखो कितना, खाली ट्रांसलेशनल मोशन हमने किए थे तो उसमें भी हाफ kt आया था। अब उसमें हमने आइडियल गैस मॉलिक्यूल लिए थे, ओके, हमें उसमें मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक कुछ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन प्रेशर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होता है।
प्रेशर जो एग्जर्ट करता है गैस मॉलिक्यूल सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ऐसे क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा तो कोलाइजन होगी, कोलाइजन होगा तो इंपल्स होगा, इंपल्स होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स होगा तो प्रेशर होगा। तो प्रेशर किसके वजह से आता है? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आता है। एक पार्टिकल, सपोज गैस पार्टिकल खाली आपने जाके मेरे कैसे घूमे तो वो प्रेशर थोड़ी ना देगा, नहीं देगा ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए प्रेशर आता है, इसलिए हमारा 3/2 kT आया था। समझ में आया? तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इस, ये क्या कह रहा है? एक मोशन के लिए, सॉरी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ kT। ये तो केमिस्ट्री में करे हुए हैं ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, आप एक बार देखो फॉर मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक में क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? आप, अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना है? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना है? 3। देन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतना, देन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना हो जाएगा? kT एक मॉलिक्यूल के लिए, दैट इज 3/2 kT। देखो आ गया। डाइएटॉमिक के लिए देखो, डाइएटॉमिक के लिए, डाइएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? देन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 5 × हाफ kT इज इक्वल टू 5/2 kT। समझ में आया? वहां पे 3/2। अब उस रिजल्ट हमारा फाइनल नहीं है, कल जो हमने किए थे, लास्ट क्लास जो किए थे, दैट रिजल्ट इज नॉट फाइनल। अब फाइनल हो गया ये वाला। एम आई राइट? समझ में आ गया? सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 5/2, इसमें डायटोमिक में 5/2 kT, जिसकी 6 होगा 6/2 kT। अब इसमें 3 ट्रांसलेशनल मोशन के लिए 3 आ जाएगा, रेस्ट बच जाएगा जो दूसरे टाइप का मोशन एसोसिएट करती है एनर्जी। मोशन एनर्जी तो एसोसिएट करेगी दूसरा मोशन में। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी नोट सेल में हमारा क्या रिजल्ट आया? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू F/2 kT। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज F। काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगा? K कैपिटल M लिया, ध्यान है सिंबल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मॉलिक्यूल की इतना काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें एवोगाड्रोस नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू F/2 स्मॉल k इंटू T। N0 इंटू K क्या है? R। F/2 RT। एम आई राइट? समझ में आया नहीं आया? ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल, पर मोल। एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? N इंटू Km। एम आई राइट? फॉर N मोल्स। भाई एक चैम्बर में मान लो गैस है, एक मोल थोड़ी ना रहेगा, ज्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है। एम आई राइट? तो फॉर N मोल्स, N मोल्स हो गए तो कितना हो जाएगा ये? N F/2 इंटू RT, है ना? एम आई राइट? N इंटू F/2 RT। आया समझ में? ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। नोट करना, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोई इंटरेक्शन, एक बार सुनो ध्यान से, ये फॉर्मूला एक बार में आप लिख लोगे ना, इसको बार बार लिखना है, ये फॉर्मूला बार बार लिखो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अपने मन से तो इधर उधर की बनेगी नहीं, जो आएगा सीधा डाटा की आएगी और सीधा रिजल्ट की क्वेश्चन आएगा। और ये तुम्हें ज्यादा केमिस्ट्री में हेल्प करेगा रेदर देन फिजिक्स। फिजिक्स में तो कम, केमिस्ट्री में ये ज्यादा, कहीं पे भी हेल्प करे। हमारा तो सिलेक्शन होना चाहिए ना, सब्जेक्ट आना चाहिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री में हेल्प कर दे, बायो फिजिक्स में हेल्प कर दे, दैट डजंट मैटर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन इज वेरी वेरी लार्ज, दे डोंट हैव एनी इंटरेक्शन बिटवीन देम,
जब इंटरेक्शन नहीं है, फोर्स नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी किस बात की? तो दे डोंट हैव पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? देन टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज, सो नोट करना, टोटल एनर्जी ऑफ दे डोंट हैव गैस मॉलिक्यूल्स कौन सा गैस में? आइडियल। आइडियल मतलब जो आपस में इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता। गैस मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी। उनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू पोटेंशियल प्लस यू काइनेटिक। एम आई राइट? इसको टोटल एनर्जी को मैं सिंबल कर दिया यू। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहां पे? देन यू इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट यू इज इक्वल टू यू काइनेटिक ओनली। ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। एम आई राइट? समझ में आ गया? देन टोटल इसको कहते हैं टोटल एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी केमिस्ट्री में पढ़ा ना नहीं पढ़े हो? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यू एंड दैट इज काइनेटिक ओनली। एम आई राइट? देख लिया ना आपने? यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली। सो यू इज इक्वल टू एन एफ बाई टू आर टी, है ना? मान लो मोनोएटॉमिक हो गया एन 3/2 आर टी, डाइएटॉमिक हो गया एन 5/2 आर टी। समझ में आ गया? सो दिस इज व्हाट द इंटरनल एनर्जी। अब बताओ, गैस मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होता है किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से। एम आई राइट? इफ टेम्परेचर इज 0 द एनर्जी विल बी 0, जो पॉसिबल नहीं है। उससे पहले टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस विल गेट लिक्विफाइड। समझ में आ गया? गैस के स्टेज में नहीं रहेंगे। एंड ये जब तक ये आइडियल गैस बिहेव कर रहा होता है तब तक हम ये फॉर्मूला वैलिड है। U इज इक्वल टू एन एफ बाई टू आर टी इफ देर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, सो इसलिए हम नॉर्मली टोटल एनर्जी गैस की कितना है ये कैलकुलेट करना है तो हम ये ऐसे करेंगे। हमारा रेफरेंस क्या हो गया? 0 केल्विन। समझ में आ गया? मतलब आप मत कहना कि 0 डिग्री सेल्सियस में गैस में कोई एनर्जी नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस में भी गैस की एनर्जी होता है। समझ में आ गया? और टेम्परेचर तक ये कैपिटल टी हम हमेशा केल्विन के लिए यूज करेंगे, राइट? ये केल्विन पे है। समझ में आ गया? केल्विन 0 पे जाके इंटरनल एनर्जी 0 होगा। दिस इज व्हाट द इंटरनल एनर्जी। इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर du बाय dt कितना हो जाएगा? n फिक्स है, f/2 भी फिक्स है, तो r आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। देन व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू n f/2 r dt। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, आया समझ में? है? करो, बढ़िया सा क्लिप लो और ढंग से नोट करो और इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। क्लास वाला लेक्चर बेशक आप चाहो तो क्लास रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब आप मत सोचना, संतुष्ट मत होना कि आ गया, बट इसको लिख लिख के करो, ये नहीं तो याद नहीं रहेंगे ये। आया? बढ़िया क्लिप आ गया बेटा? ठीक, तो मैं यहां पे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दूं। U इज इक्वल टू ये टोटल इंटरनल एनर्जी n f/2 r इंटू टी। अब आप देखो इससे पहले जो हमने ये फॉर्मूला करे थे उसको
ऐड कर देना। 3 हमने निकाले थे गैस प्रेशर से, सिर्फ ट्रांसलेशनल था वहां पे, है ना, अदरवाइज ये करेक्ट है। मिटाओ। अच्छा, अभी मेरे को बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन। वही इंग्लिश में बोल। ओके, मतलब हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, दैट वाज द स्पेसिफिक हीट। मतलब हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यही है ना? तो यहां पे हम और एक डिफाइन करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर देखो, वो वहां पे हमने सी लिए थे ना, मैं सिंबल चेंज नहीं करूंगा। एक्चुअली मैं पहले सिंबल चेंज करता था, इसके लिए एस रहता था, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, उसमें स्पेसिफिक हीट का सिंबल लिए थे सी, मैं एक काम कर देता हूं, उसको स्मॉल सी कर दूं। ओके, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, this specific heat capacity small c is equal to q divided by m divided by rise in temperature। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं कैपिटल सी ले लूं, राइट? दैट इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट मोल पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज। समझ में आ गया? स्पेसिफिक हीट क्या है? पर स्पेसिफिक हीट क्या है? हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको ग्राम में ले लो, सबसे बढ़िया है, ऐसा यूनिट छोड़ो, इसको ले लो ग्राम में। ये हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। सो हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ये डिग्री सेल्सियस चेंज और केल्विन में चेंज एक ही होता है। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज, इसको कहेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट? या कई बार हम मोलर स्पेसिफिक हीट कह के कैपेसिटी कहने की जरूरत नहीं है, खाली मोलर स्पेसिफिक हीट कह देंगे। अब मेरे को बताओ, मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होना चाहिए या स्पेसिफिक हीट ज्यादा होना चाहिए? मोलर, है ना? इसमें मान लो मैं पानी की बात करूं, पर ग्राम पर मोल में कितना होगा ये? पर मोल में वाटर का मोलिकुलर मास कितना है? 18। H2O ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 2 हाइड्रोजन है, 17 18 हो गया, 18 ग्राम। इसका मतलब वाटर का ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सपोज 1 ग्राम पर, सॉरी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहाँ पे ये कितना होना चाहिए? 18 कैलोरी होना चाहिए, क्योंकि पर मोल टेम्परेचर तो उतना राइज करेंगे ना।
टेम्परेचर उतना ही राइज करेंगे। मास कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया, तो ये भी 18 टाइम्स होना चाहिए। एम आई राइट? तो इसका मतलब क्या है? पर मोल हो गया तो ये 18 टाइम्स हो गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मोलिकुलर मास टाइम्स, सॉरी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मोलिकुलर मास टाइम्स द स्पेसिफिक हीट। एम आई राइट? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आया नहीं आया? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया? m टाइम्स, ये ग्राम में ले लो, ऑटोमेटिकली ये ग्राम में एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूलर मास को एक मोल लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में है वो कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास को एक मोल गैस मॉलिक्यूल लेंगे, जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में एक्सप्रेस करनी पड़ेगी उसकी मास को। तो मॉलिक्यूलर मास टाइम्स, मान लो वाटर का होगा ये 1, ये हो जाएगा 18 कैलोरी। मतलब 18 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ वाटर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज। समझ में आ गया? आ गया? कोई दिक्कत? ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेना बेटा। अब बिल्कुल केमिस्ट्री पे आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में कर रखे हो, बट हम रिलाई नहीं करेंगे, हम अपने आप करेंगे, ठीक है? हम जो कर रखे हो कर रखे हो। लिसन, तुम्हारा यहाँ पे थोड़ी सी साइन कन्वेंशन को लेके केमिस्ट्री में कहते हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है, फिजिक्स वाला उससे अपोजिट बोलते हैं, बट एक्चुअली सेंस में वो अपोजिट कुछ भी अपोजिट नहीं है। आई टेल यू कैसे होता है। पहले मैं सपोज ये लॉज ऑफ, सॉरी, थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स का मतलब क्या है? थर्मोडाइनमिक्स, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन, एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास इज कॉल्ड थर्मोडाइनमिक्स। समझ में आ गया? बेसिकली हीट के एक्सचेंज को हम थर्मोडाइनमिक्स बोलेंगे। अब थर्मोडाइनमिक्स में हमारा क्या होता है? एक सिस्टम होता है, ओके? इट इज सिस्टम, राइट? इसको क्या कहेंगे? सिस्टम। इट इज ए सिस्टम। देन व्हाट इज सिस्टम? collection of gas particles, am I right? gas particles। और ये क्या है? इसके सराउंडिंग। समझ में आ गया? ये हो गया सराउंडिंग। अब ध्यान रखना, आप चाहे केमिस्ट्री करो चाहे फिजिक्स करो, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल, कहीं पे भी थोड़ी सी भी डिफरेंस नहीं है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन भी करवाते हैं, और उसके बाद, बट नो डाउट दैट इज, इसी से ही हो जाती है सब कुछ, इससे भी हो जाएगा। अब कोई भी चाहो कर सकते हो। ये हो गया सराउंडिंग। अब हीट मान लो हमें सिस्टम में देना है, अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा। मैं सपोज इसको गर्म करना चाहूं तो मैं बाहर से हीट दूंगा नहीं दूंगा? बाहर से हीट अंदर गया, और हीट सपोज इधर से निकालना चाहूं तो इधर से हीट निकाल लूंगा, ये लॉस कर दिया। एम आई राइट? ये सिस्टम एंड सराउंडिंग। कई बार ये जो वॉल है, दिस इज द, ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, इसको कहते हैं वॉल। क्या कहते हैं? वॉल ऑफ द सिस्टम। वॉल, दीवार। दीवार
दो टाइप का होता है, एक तो डायाथर्मिक वाल्व, डायाथर्मिक डायाथर्मिक वाल्व मतलब the valve that can allow heat to pass through it easily. That is called diathermic valve. And adiabatic valve क्या है? adiabatic valve. Adiabatic valve means the valve that does not allow any heat exchange. समझ में आ गया? ये हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। थर्मस में पानी रख दो, ठंडा नहीं होता क्या कभी? हाँ, आइसोलेटेड। एक मिनट, मतलब थर्मस में पानी रखते हो, परमानेंटली रहेगा क्या गर्म? इसका मतलब थोड़ा सा तो लॉस होता है। सो आइडियल adiabatic वाल्व भी पॉसिबल नहीं है। अब मान लो मेरे पास मतलब मैं कह रहा हूं एक पतीला है, पतीला में पानी, गर्म पानी रख दिया, इमीडिएटली ठंडा हो जाएगा क्या? धीरे धीरे पास होगा, तब जाएगा बाहर। तो परफेक्टली डायथर्मिक कोई भी वाल्व नहीं है, परफेक्टली adiabatic कोई भी वाल्व नहीं है। ये दोनों आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। एम आई राइट? समझ में आ गया? मतलब मान लो डायथर्मिक वाल्व हो गया परफेक्टली, इसकी टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ गया? इसमें मान लो हीट अंदर जा रहा है, चाहिए इसको, तो इमीडिएटली हीट चला जाएगा। बाहर आना चाहिए तो फटाक से बाहर आ जाएगा। तो बाहर और अंदर के टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा। और इसमें इधर से हीट नहीं जाएगा, इसके अंदर एनर्जी ट्रैप हो गया, बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। तो ये दोनों आइडिया, मतलब इसमें वाल का जो हीट के लिए रेजिस्टेंस है, इसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, जो हीट के लिए जो पास हो रहा है उसके लिए जो जैसे करंट पास होता है ऐसे हीट भी पास होता है। रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। ऐसे कोई भी मटेरियल नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो और रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो, बीच में होता है। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से हम कह सकते हैं, कि भाई हाँ ये ऑलमोस्ट आइडियल है। मैं सपोज बाहर का सिस्टम ऐसे मेटालिक वाल कर दिया, थर्मोडायनेमिक कुछ प्रोसेस में अंदर किया, हीट जरूरत है तो आराम से धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा हूं तो हीट पास हो जाएगा। जल्दी कर दिया तो जल्दी के लिए हीट ट्रांसफर हो नहीं पाएगा, तो ऑटोमेटिकली adiabatic वाल्व के हिसाब से काम करेगा। वो कब कैसे काम करेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, जब ये वाल्व डायरेक्टली डायथर्मिक है तो मैं ये कह सकता हूं ये सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट द फिजिकल कंटैक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंटैक्ट मीन्स दे आर क्लोज टू ईच अदर। मान लो मेरे को ठंड लग रहा है, मेरे पैर में, अभी सर्दी का टाइम है, पैर एकदम ठंडा पड़ा है, हो मैं क्या कर रहा हूं, बीसी के पास जाके बीसी के रजाई के अंदर पैर घुसा के उसके शरीर में लगा दिया, है ना? देन वी आर क्लोज टू ईच अदर, द हीट फ्रॉम हिज बॉडी ट्रांसफर टू माई बॉडी एंड माई लेग गट वार्म्ड अप, so this system is closed. ओके, अब ये सपोज मैं चारों तरफ से adiabatic, इसे हो सकता है ये जो टर्मिनोलॉजी है उसमें थोड़ी सी अलग है, इसमें अलग है। अब मैं adiabatic वाल लगा दिया, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ना इधर हीट जाएगा ना ये आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, इधर चाहे बर्फ गिर जाए तब भी ये गर्म रहेगा, चाहे इधर आग लग जाए तब भी ये ठंडा रहेगा। Am I right? So this is isolated हो गया सिस्टम। ओके, उसके बाद आता है सिस्टम पैरामीटर। सिस्टम को हम कैसे है, जैसे मैं तुम्हें पूछूं और विनय तू कैसा है,
बिना कहेगा सर मैं बढ़िया हूं। फिर तेरा आंखें क्यों लाल पड़ा है ना, आंखें थोड़ी सी दुख रहे हैं, मतलब उसकी स्टेट ऑफ कंडीशन मेरे को पता लगानी है क्यों, मैं जो भी है, तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे हो ना, आंखें थोड़ी सी दुख रही है, वो कह रही है मेरा कान दुख रहा है, मेरे कान में हड्डी आ गई। अरे गेटिंग माय पॉइंट, कान दुख रहा है, वो देख रही है कान में हड्डी तो नहीं आ गई। अच्छा ये टोपी पहन पहने कान कान दुखने लग गया, मतलब एक कंडीशन क्या है, कुछ पैरामीटर्स है, मेरा किसी का माथा दुख रहा है, किसी का कान दुख रहा है, किसी का दिल दुख रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, उसकी कंडीशन कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये हमारा इसके अंदर जो सिस्टम है गैस पार्टिकल्स है, ये भाई साहब किस कंडीशन में है हमें कैसे पता, देयर आर सम वेरिएबल्स, फिक्स्ड वेरिएबल्स। हमें गैस की प्रेशर जानना जरूरी है, वॉल्यूम जानना जरूरी है, टेम्परेचर जानना जरूरी है, इंटरनल एनर्जी जानना जरूरी है। ये जान गए, ये चार हम जान गए तो हम गैस के बारे में सब कुछ पता है, ये गैस भाई साहब सही है नहीं है, किस टेम्परेचर में है, कितना वॉल्यूम में है, उसके बारे में सारे खबर मिल गया। Am I right? समझ में आ गया? सो दीज आर सिस्टम पैरामीटर्स। मैं कहूंगा भाई कितना गैस है ना, इतने वॉल्यूम पे है, इतना टेम्परेचर पे है, इतना प्रेशर पे है, इसकी इतना इंटरनल एनर्जी है, मेरे को सारे गैस के बारे में बता दिया, टोटल इंफॉर्मेशन मिल गया। बट मेरे को पता है ये दोनों रिलेटेड है, इन दोनों में से एक मिल जाए हमारा काम चल जाएगा। क्यों? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ बाई टू आर इंटू टी। टी पता है, क्यों मेरे को ये चाहिए, ये वाला क्यों चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मेरे को पता लग जाए। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं लगेगा, इंटरनल एनर्जी पता हो जाएगा तो टोटल देखो, प्रेशर भी मिल गया मेरे को, वॉल्यूम भी मिल गया, टेम्परेचर भी मिल गया, यू मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। सो दीज आर ऑल सिस्टम पैरामीटर्स। हाँ मेरे को सपोज नंबर ऑफ मोल्स पता है तो ये दोनों रिलेटेड है। नंबर ऑफ मोल्स मैंने फिक्स कर दो, मान लो इतना नंबर ऑफ मोल्स ले लिया, तो ये तीनों पता लगने से मेरा सारे पैरामीटर्स पता लग गया। तो बेसिकली हम इन तीनों का डीलिंग देखेंगे, समझ में आ गया? तो दीज आर द सिस्टम पैरामीटर्स। पैरामीटर्स किसको कहते हैं? मैथ वाले बच्चों को अच्छी तरह पता है पैरामीटर्स क्या होता है। पैरामीटर्स द वेरिएबल व्हिच इंडिकेट्स द स्टेट्स ऑफ सिस्टम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? घर में पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, भाई है, तुम्हारा माइंड का स्टेट, ये सारे पैरामीटर्स है। आज भाई डांट दिया तो मूड खराब हो गया, कल मम्मी डांट दी मूड खराब हो गया, पापा कोई चुप के लिए सामान ला के तुम्हें दे दिए, तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। योर स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन दिस पैरामीटर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय these three parameters. The three parameters specify the state of system. Specify the state. State समझ में आ रहा है ना, जैसे मेंटल स्टेट की बात कर रहा हूं, कौन सा कंडीशन पे है? स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो कई बार हम कहते हैं स्टेट पैरामीटर्स, कई बार हम इसको कहते हैं स्टेट पैरामीटर्स। कोई डाउट? इसको हम कई बार स्टेट पैरामीटर्स कहते हैं। लो एक बार क्लिप ले लेना बेटा, बढ़िया सा। अब रिलेशन बिटवीन द स्टेट पैरामीटर्स, रिलेशन बना सकते हैं स्टेट पैरामीटर्स के बीच में। स्टेट पैरामीटर्स क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इंटरनल नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो इंटरनल एनर्जी पता चल जाता है, ठीक है। देन स्टेट पैरामीटर्स हमारा क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर।
स्टेट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन। ओके, स्टेट इक्वेशन क्या है? द रिलेशन between state parameters is called state equation. Okay, अब what is that relation? PV is equal to nRT। देखो PV और T इनके बीच में रिलेशन हो गया, इवन N भी आ गया। समझ में आ गया ना? इट इज कॉल्ड स्टेट इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ओके, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इफ एनी ऑफ द, ये ऑलवेज ट्रू राइट, जब तक हम आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हैं। इफ एनी ऑफ द स्टेट पैरामीटर्स changes, then we say a process has taken place। okay, a process has taken place। कोई भी वॉल्यूम चेंज हो गया या दोनों चेंज हो गए, इफ एनी और मोर वन और मोर देन वन स्टेट पैरामीटर्स कोई भी चेंज हो तो हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ। ओके, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को भी हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। क्या क्या टाइप होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में? एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें देखो आइसो मींस फिक्स, कांस्टेंट, मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, चाहे आप कुछ भी चेंज करो, प्रेशर वॉल्यूम ये चेंज करो, एम आई राइट, एन फिक्स हो गया, टेम्परेचर बदले ना, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आ गया? टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, चाहे प्रेशर बदले चाहे वॉल्यूम बदले, तो दैट इज कॉल्ड ए आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में इसमें सारे एडियाबैटिक प्रोसेस में सारे पैरामीटर्स बदलेंगे, बट बाहर से अंदर ना हीट जाना ना अंदर से बाहर हीट आना। तो अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा देखना, P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एम आई राइट? N कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, R भी तो कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ, है ना? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको ना लिखो। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ओके, नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। इसकी इक्वेशन पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब तुम्हें पता है ऐसे, फिर भी मैं थोड़ा सा बोल दूं, ये गामा कैसे आया क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। गामा इज इक्वल टू सी, गामा इज, अभी हमें लिख देते हैं गामा इज इक्वल टू, इसको कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। वो वाली पॉइजन्स रेशियो नहीं है, रेशियो, बट इसको कहते हैं रेशियो ऑफ प्रिंसिपल
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज मैं बताऊंगा बाद में क्या है प्रिंसिपल हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी और गामा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ऐसे तो तुम्हें केमिस्ट्री में पता है बट फिर भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ओके, ये अडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, बार मींस प्रेशर, आइसो मींस फिक्स्ड, मतलब ये हो गया P आपका कांस्टेंट हो जाए। जब P कांस्टेंट हो गया देन V कितना हो जाएगा, P कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, देन V इज इक्वल टू NR by P into T, am I right? So this implies that volume is directly proportional to temperature. यहाँ पे volume is inversely proportional to pressure for the same gas, for the same amount of gas at the same temperature. It is same amount of gas at the same pressure. Volume is directly proportional to temperature. ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, कोर मीन्स वॉल्यूम, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोकोरिक, कोर मीन्स वॉल्यूम, PV इज इक्वल टू NRT होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो P इज इक्वल टू NR बाई V इंटू T, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड मास ऑफ गैस। इसको क्या कहते हैं, गैलोसाक लॉ, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें ये स्पेसिफिक प्रोसेस में नहीं आता है, उसको हम कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ओके, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को हम कहीं आर्बिट्ररी प्रोसेस, एनी आर्बिट्ररी प्रोसेस, आर्बिट्ररी प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसको हम लिखेंगे PV टू द पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे ये गामा लिखे थे ऐसे गामा के जगह में x लिखेंगे। ये कैसे आता है, क्या होता है, हम कोई भी, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, राइट। इसमें सब वेरिएबल है, हीट भी जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब चेंज होता है। इसमें भी ऐसे ही होता है, बट ये गामा का वैल्यू फिक्स होता है, x हम असाइन करेंगे, अपनी इच्छा से एक प्रोसेस बनाएंगे। So this is called as different type of thermodynamic processes, right? तो आज इतना ही करें, कल हम इनका एक एक करके प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ओके। आज इतना।